प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? मास्टर कार्ड क्या है, वीज़ा कार्ड क्या है, रुपए कार्ड क्या है? आरबीआई ने मास्टर कार्ड को इंडिया में नए कार्ड इश्यू करने से क्यों मना कर दिया है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम है राज गोस्वामी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन सपोर्ट राज। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लास्टिक मनी क्या होती है। दोस्तों, हम जो एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, जो बैंक अकाउंट में हमारे पास एटीएम कार्ड होता है, उसको कहते हैं प्लास्टिक मनी। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन दोनों ही प्रकार के कार्ड में कार्ड के ऊपर वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर रुपए कार्ड लिखा होता है। तो आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों, अभी हम समझेंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास जो एटीएम कार्ड हमें मिलता है और हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए हमें जो कार्ड दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे हम केवल उतना ही रुपया निकाल सकते हैं जो कि हमारे अकाउंट के अंदर है। मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये है, तो मैं डेबिट कार्ड से सिर्फ 10,000 रुपये तक ही विड्रॉल कर पाऊँगा, 11,000 नहीं कर पाऊँगा। अब समझते हैं हम कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो है एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंक आपको एक स्पेसिफिक लिमिट बनाकर देता है। आप उतने रुपए तक ही उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में अप्लाई किया, तो बैंक सबसे पहले देखेगी कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, आपका सिबिल अच्छा है या नहीं, आपकी अर्निंग कितनी है, आप कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए बैंक एक अमाउंट डिसाइड करती है कि इतने रुपए तक का डेबिट कार्ड आपको देना चाहिए। मान लीजिए बैंक ने आपको 1,00,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिया। अब ये क्रेडिट कार्ड से आप सिर्फ 1,00,000 रुपए तक ही यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं परचेसिंग करनी है या फिर इस कार्ड को स्वाइप करना है, तो आप 1,00,000 रुपए तक का परचेसिंग या फिर कार्ड स्वाइप करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1,00,000 रुपए का है, तो आप 1,00,000 रुपए से ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए भी रखा है, तो भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो कब अच्छा होता है? जब आप उसको सही तरीके से यूज़ करो। क्रेडिट कार्ड में हम जो पैसा यूज़ करते हैं, उसे हमको बैंक को वापस लौटाना पड़ता है 45 डेज़ के अंदर अंदर। अगर 45 दिनों के अंदर हमने उस पैसे को वापस नहीं किया, तो बैंक उस पर पेनल्टी करती है और बहुत ही हैवी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो हमको उस पैसे के ऊपर फिर ब्याज देना पड़ता है, जो कि काफ़ी तगड़ा ब्याज होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ तब तक है जब तक कि आपको उसको सही तरीके से यूज़ करें और टाइम पर पैसा चुका दें। तो ये जो मेन अंतर होता है हमने आपको बता दिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जो राशि है उसको विड्रॉल करने के लिए, और क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है, एक तरह की आपको लिमिट दी गई है, आप उतने रुपए तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वीज़ा कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है, रुपए कार्ड क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आपके पास कोई सा भी बैंक का कार्ड हो, उस कार्ड के ऊपर बैंक का नाम लिखा रहता है और उसके अलावा उस कार्ड पे या तो मास्टर कार्ड लिखा होगा या फिर वीज़ा कार्ड लिखा होगा या फिर रुपए कार्ड लिखा होगा। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले जब स्टार्टिंग में बैंकों में अकाउंट ओपन होते थे, तो उसमें पैसों को विड्रॉल करने के लिए दो ऑप्शन थे। या तो आप अपने अकाउंट का चेक लेकर जाएं या फिर बैंक से विड्रॉल स्लिप लें और उसको साइन करें और बैंक से पैसा विड्रॉल करें। इन दोनों ही तरीक़ों में आपको पैसा विड्रॉल करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, और बैंक में जाने के कारण बैंक में इतनी भीड़ रहती है कि क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि अकाउंट बढ़ने लगे, बैंकों के पास में लोग बैंकिंग की तरफ जाने लगे, तो कस्टमर भी बढ़ गए, तो बैंक में पैसा विड्रॉल करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और बैंक का स्टाफ भी परेशान होने लगा और कस्टमर भी परेशान होने लगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए बैंक ने एक रास्ता निकाला, एटीएम।
एटीएम मशीन इंस्टॉल की गई कि जिस व्यक्ति को पैसा निकालना है वह जो एटीएम मशीन इंस्टॉल करी है वहाँ पर जाकर एटीएम कार्ड लगाएगा और अपना पैसा विड्रॉल कर लेगा। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या आने लगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड दिए गए थे तब जिस बैंक का डेबिट कार्ड होता था वो केवल उसी बैंक के एटीएम में काम करता था। मान लीजिए कि आपके पास में एसबीआई का एटीएम कार्ड है, तो आपको पैसा विड्रॉल करना है तो आप एसबीआई के एटीएम में ही जाना पड़ेगा आपको और वहीं से पैसा विड्रॉल होगा। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, क्योंकि अगर अदर बैंक का एटीएम यूज़ करना है तो वहाँ पर वो चलता ही नहीं था। दोस्तों, अगर अदर बैंक का एटीएम यूज़ करना है तो उसके लिए बैंकों को अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का कोई कस्टमर है, वो एसबीआई के एटीएम में जाता है और वहाँ से पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एसबीआई के एटीएम में तो उस पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर की कोई जानकारी ही नहीं है, तो वो वहाँ से पैसा विड्रॉल नहीं कर पाता है। तो सारी बैंकों ने मिलकर ये सोचा कि चलो ऐसा कुछ किया जाए कि हम अदर बैंक के एटीएम से भी पैसा विड्रॉल कर सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ी डेटा शेयरिंग की। मान लीजिए कि कोई एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है, वो पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकालेगा, तो पंजाब नेशनल बैंक के पास में एचडीएफसी बैंक के सारे कस्टमर्स की डिटेल और उनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह देखकर और पैसा विड्रॉल दे सके। तो ये एक बहुत ही रिस्की चीज़ हो गई। मान लीजिए आज एक बैंक किसी दूसरे बैंक को अपने सारे कस्टमर की डिटेल दे दे तो ये तो आपस में कस्टमर ही तोड़ने लग जाएंगे बैंक वाले। मान लीजिए किसी दूसरी बैंक के पास में अपनी कॉम्पिटिटर बैंक के सारे कस्टमर्स की डिटेल आ जाए तो वो उस कस्टमर के घर पे जाएगा और बोलेगा कि सर आप हमारे यहाँ पर अकाउंट खुलवा लीजिए। तो इस रीज़न के कारण कोई भी बैंक अपना डेटा किसी दूसरी बैंक को देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हुई। सारी बैंकें अपना डेटा अपने पास ही रखना चाहती थी, या फिर वो एक ऐसी इंस्टीट्यूट या फिर एक ऐसी संस्था जो कि बैंकों का काम नहीं करती हो, जो कि बैंकिंग में काम नहीं करती हो, उस इंस्टीट्यूट को अपना डेटा देने के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन ये निकला कि कोई ऐसा एक कार्ड नेटवर्क कंपनी हो जिसको सारी बैंकें अपना डेटा दे दे और वो कार्ड नेटवर्क कंपनी किसी को भी इनकी जानकारी नहीं दे। मान लो एचडीएफसी बैंक का सारा डेटा उसके पास है, आईसीआईसीआई बैंक ने बोला कि मुझे एचडीएफसी का डेटा दे दो, तो वो नहीं देगी। वो एक स्वतंत्र संस्था है और वो उसके पास में पूरी सिक्योरिटी के साथ में डेटा अपने पास में सेव रखती है। तो इस कार्ड नेटवर्क कंपनी की मदद से ये पॉसिबल हो पाया कि एक बैंक का व्यक्ति किसी दूसरे एटीएम से भी जाके विड्रॉल कर सकता है, वो किसी ऐसी शॉप से भी परचेसिंग कर सकता है जहाँ पर किसी अदर बैंक की मशीन लगी हो, स्वाइप मशीन लगी हो। तो ये सब पॉसिबल हो पाया कार्ड नेटवर्क कंपनी के कारण। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि कार्ड नेटवर्क कंपनी क्या है और ये कैसे एग्जिस्ट में आई। तो जब दोस्तों ये सारी समस्या आने लगी कि कोई भी बैंक अपनी जो निजी जानकारी है, अपना पर्सनल डेटा है, किसी दूसरी बैंक के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, और समस्या इतनी बढ़ रही थी कि सभी को अदर बैंक का एटीएम यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि हर बैंक हर जगह अपना एटीएम लगा नहीं सकती थी। तो ऐसे समय पर दो कंपनी सामने आई, वीज़ा और मास्टर कार्ड। दोस्तों, ये दोनों ही कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया में नहीं है, ये यूएसए में है। और इन दोनों कंपनी का नेटवर्क इतना भयंकर तगड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा है। हर बैंक के कस्टमर्स की जानकारी इनके पास स्टोर है, सारी बैंकों के साथ इनका टाई अप है, सारे मर्चेंट्स के साथ इनका टाई अप है। तो ये हमने जिस तरह से यहाँ ग्राफ दिखा रखा है मास्टर कार्ड के लिए, ये इस तरह से काम करती है कि हर बैंकों के साथ इनका टाई अप होता है। सब बैंक अपना डेटा इनको दे के रखते हैं और उसका फ़ायदा ये कंपनियां इस तरह से उठाती है कि ये अपना एक कार्ड दे देती है। मान लीजिए कि आपने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया और एचडीएफसी बैंक ने आपको मास्टर कार्ड दिया, तो एचडीएफसी बैंक उस अकाउंट पे जो मास्टर कार्ड दे रही है वो मास्टर कार्ड कंपनी का है। अब एचडीएफसी बैंक का कस्टमर किसी पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाके पैसा विड्रॉल करता है, तो ये जो मास्टर कार्ड कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक वाला जो एटीएम है
वो मास्टर कार्ड कंपनी से पूछेगा कि HDFC बैंक का कस्टमर आया है, इसके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। मास्टर कार्ड कंपनी बोलती है कि हाँ इसके अकाउंट में पैसा है, आप इसको विड्रॉल दे दो, तो वो मशीन वहाँ से पैसा विड्रॉल करके उसको दे देती है। तो इस तरह से ये जो कार्ड नेटवर्क कंपनी है ये काम करती है। अब जो वीज़ा है उसका 50% मार्केट शेयर है, मतलब जितने भी पूरे विश्व में कार्ड से 50% पे तो वीज़ा का कब्जा है और मास्टर कार्ड का है 30% पे। अब ये दोनों जो कंपनियां हैं ये फ्री में तो सर्विस देगी नहीं, ये जो अपना कार्ड देती है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, इनके चार्जेस होते हैं। आपके अकाउंट से हर महीने कार्ड के नाम पे जो 500 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये कटते हैं वो इन कार्ड्स के पैसे होते हैं जो कि सारी बैंकों को इन कंपनियों को देना पड़ता है। तो इस तरह से एक अकाउंट पे 500 रुपये एक साल का, लेकिन आप सोचिए कि इंडिया के अंदर लगभग 135 करोड़ लोग हैं, तो हर एक में से अधिकतर का 2-2 अकाउंट तो होंगे ही सही, तो इतना सारा पैसा लमसम इन कंपनियों के पास में जाता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है इनका 50% और 30% मार्केट शेयर है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ये हैवी चार्ज करती है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का, जितने भी इंडिया में पेमेंट्स होते हैं ना कार्ड के थ्रू, इनको मैनेज और रेगुलेट ये करता है। तो ये जो है NPCI, इसने एक रुपे कार्ड नाम से एक नेटवर्क कंपनी बनाई, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, हम लोग टोटली वीज़ा और मास्टर कार्ड इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो रुपे कार्ड नाम से एक नेटवर्क कंपनी बनाई। ये नेटवर्क कंपनी जो है रुपे कार्ड नाम से अपना कार्ड निकालती है और ये कार्ड पूरे इंडिया में चलता है और ये काफ़ी सस्ता है और ये हमारा इंडिया का है। अभी रुपे कार्ड ने प्लेटिनम नाम से भी अपना एक कार्ड लॉन्च कर दिया है। इस रुपे प्लेटिनम ये आउट ऑफ इंडिया भी चलता है। अब हम सोचेंगे कि हमें आउट ऑफ इंडिया की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कार्ड होता है कभी कभी हम उस पर शॉपिंग करते हैं और मान लीजिए हमको ऐसी कंपनी से शॉपिंग करना है जो कि इंडिया बेस्ड नहीं है, बाहर की है, तो इस तरह से कई जगह पर हमें कोई फ़्लाइट की टिकट बुक करना है, तो उन सब में हमें इंटरनेशनल कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वीज़ा और मास्टर कार्ड ज़्यादा चलते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई यूज़ नहीं है तो आप रुपे कार्ड नॉर्मल ले सकते हैं और आप रुपे कार्ड प्लेटिनम भी ले सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल यूजेस हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यह इंडिया की कंपनी है, हमें अपने इंडिया की कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, तो रुपे कार्ड ही आप ख़रीदें। रुपे कार्ड जो है धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। अभी इसने जो प्लेटिनम कार्ड इशू किया है उसमें काफ़ी जगह पर इसका टाई अप है और तेज़ी से ये दिन ब दिन अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया कि रुपे कार्ड क्या होता है, वीज़ा कार्ड क्या होता है और मास्टर कार्ड क्या होता है। अब हम एक चीज़ पर बात करते हैं, वो है कि मास्टर कार्ड को अभी इंडिया के अंदर नए कार्ड इशू करने के लिए क्यों बैन कर दिया गया है। दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो भी ये कंपनीज़ होती है कार्ड नेटवर्क कंपनी, ये सारी बैंकों से टाई अप रखती है, जितने भी वर्ल्ड में बैंक है। तो इतनी सारी बैंकों से टाई अप रखने के बाद में इनका जो डेटा होता है ना उसको ये अपने पास में स्टोर रखती है। अब आप सोचिए कि आपका पर्सनल डेटा आपको स्टोर करना हो तो एक पेन ड्राइव रखते हैं आप, वो भी कम पड़ती है 32 GB की भी। तो इन लोगों को तो करोड़ों अरबों लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े सर्वर रूम रहते हैं, उन सर्वर रूम्स के अंदर ये डेटा स्टोर करते हैं। अब ये सर्वर रूम जो है 10-10 मंजिला इमारत के बराबर भी हो सकते हैं, इतने बड़े हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का डेटा इनके पास में इनको स्टोर करके रखना है। तो ये बहुत बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स लगे होते हैं। तो जनरली हर देश की ये पॉलिसी होती है कि वो अपने देश का जो डेटा होता है वो कहता है कि आप ये डेटा जो स्टोर करेंगे वो हमारे देश में ही करेंगे। जैसे इंडिया में टिकटॉक आया था, टिकटॉक को बैन कर दिया गया था क्योंकि वो जो अपने जितने भी कस्टमर था उनका डेटा चाइना में स्टोर करता था, इंडिया से बाहर स्टोर करता था, लेकिन इंडिया में नहीं करता था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। तो मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड का अभी डेटा स्टोर करने का जितना भी सर्वर रूम है वो इंडिया से बाहर है। इंडिया के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए इनके पास में सर्वर नहीं है। भारत सरकार ने मास्टर कार्ड को अभी कुछ महीने 6 महीने पहले भी एक वार्निंग दी थी कि आप अपना जो है डेटा स्टोर करने के लिए पूरा जो है सिस्टम यहाँ पर इंडिया में ही
बना लें, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया और ये सारी चीज़ें के चक्कर में मास्टर कार्ड यहाँ पर इंडिया में सारी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इसलिए आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने के लिए अभी बैन लगा दिया है, जब तक कि वो अपना ये सारा डेटा स्टोर का सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं बना लेता है। बाकी वीज़ा का और इनका सबका इंडिया में है, इसलिए वो चल रहे हैं। और मास्टर कार्ड भी जो पुराने इशू हो चुके हैं उन पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नए कार्ड इशू करने के लिए मना करा है, वो भी टेम्परेरी, जब तक कि ये अपना पूरा सेटअप यहाँ पर इंडिया में नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रीज़न था कि मास्टर कार्ड को अभी इंडिया में नए कार्ड इशू करने के लिए मना करने का। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप तक भेजते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।